हेलो एवरीवन, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड डे। मैं आपका अपना प्रवीण धायल आपका हार्टली वेलकम करता हूं इंजीनियर पीडी क्लासेस में केडीसी परिवार की तरफ से। इंजीनियर पीडी क्लासेस मतलब प्रवीण धायल क्लासेस, इंजीनियर प्रवीण धायल क्लासेस, ठीक है। तो हम कर रहे थे बेसिक ऑफ इंग्लिश, उसके हम 4 वीडियोज़ पहले देख चुके हैं, मैं उनको डाल चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपने उनको अच्छे से समझा होगा, देखा होगा, अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स आपने बिल्ड किए होंगे, अपने बेसिक्स जो हैं, अपने फंडामेंटल्स जो हैं इंग्लिश के, वो स्ट्रॉन्ग किए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से व्हाट्सअप करके या कॉल करके अपना डाउट ले सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, आपके फंडामेंटल्स जो हैं इंग्लिश के, बेसिक्स जो हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, सब कुछ आपके टिप्स पे होने चाहिए, ताकि आने वाले टॉपिक्स के अंदर, ग्रामर के अंदर या वोकैब के अंदर आपको चीज़ें बोरिंग ना लगें, इंटरेस्टिंग लगें, सभी चीज़ें आपको और चीज़ें सब कुछ समझ में आएँ, क्रिस्टल क्लियर हों सभी चीज़ें, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो लो लेवल हो, चाहे मीडियम लेवल, चाहे हाई लेवल का एग्ज़ाम हो इंडिया का, आप कहीं भी इंग्लिश को लेके मार ना खाएं। और साथ साथ वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, ताकि स्पोकन इंग्लिश में आपको हेल्प मिले, वो चीज़ें भी आपको साथ साथ करनी है। तो देखिए, हम लास्ट क्लास में कर रहे थे सम गोल्डन कंसेप्ट्स, जो इंग्लिश के कुछ गोल्डन कंसेप्ट्स हैं जो पूरी इंग्लिश वोकैबुलरी के अंदर भी और ग्रामर के अंदर भी यूज होते हैं, उनको हम देख रहे थे। 3 कंसेप्ट हम देख चुके थे, अब 3 कंसेप्ट और हैं, वो उनको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की हल्की हल्की नॉलेज लेंगे, ठीक है। जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको हम हल्का हल्का उनका इंट्रोडक्शन सा लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा 4th गोल्डन कंसेप्ट, जो चौथा गोल्डन कंसेप्ट है। 3 हम पहले देख चुके लास्ट वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देखें। वीडियोज़ को बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, पहले फर्स्ट वीडियो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, ऐसे करके आप आगे बढ़ते जाएं। ये नहीं कि कोई वीडियो आप बीच में के देखने लग जाएंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, फिर आपको लगेगा कि शायद सर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहे हूँ। लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, बिल्कुल, ये 100% गारंटी है। अब देखिए, 4th कंसेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमेशा किसी भी वाक्य के अंदर या क्लोज के अंदर, किसी भी क्लोज यानी वाक्यांश या सेंटेंस वाक्य के अंदर हमेशा सब्जेक्ट जो होंगे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट हमेशा किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ मेन वर्ब। हमेशा सब्जेक्ट जो है वो मुख्य क्रिया के बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। अगर एक सब्जेक्ट है तो एक ही मेन वर्ब होगी, 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 मेन वर्ब। जैसे राम प्लेज, तो राम सब्जेक्ट है, प्लेज यहाँ पे हमारा एक मेन वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट था तो एक मेन वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा रहेगी, हमेशा सभी क्लोज या सेंटेंस के अंदर। 5वां गोल्डन कंसेप्ट क्या है आपका? जैसा होगा सब्जेक्ट वैसा क्या होगा हमारा वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चलेगी, ठीक है। ये नहीं कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चलेगा, नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चलेगी सेंटेंस या क्लोज के अंदर? वर्ब। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन है, तो वर्ब भी यूज कैसे करनी है? हमें सिंगुलर यूज करनी है, ठीक है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर हमारा सब्जेक्ट जो क्या है सेंटेंस के अंदर प्लूरल, तो वर्ब भी यूज क्या करनी है? आपको प्लूरल वर्ब यूज करनी है, ठीक है। और वर्ब सिंगुलर प्लूरल कब होती है उसको मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, देखो ध्यान से। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेस या नेचुरल फॉर्म, वो हमेशा क्या होती है? प्लूरल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा क्या होती है, यानी बेस या नेचुरल फॉर्म क्या होती है? हमेशा उसकी प्लूरल होती है, ठीक है। यानी वर्ब अपने प्राकृतिक रूप में, आधार रूप में हमेशा प्लूरल होगी, बहुवचन रहेगी। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगा दोगे आप एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दोगे? एस या ई एस, तो वो क्या बन जाएगी? वो सिंगुलर बन जाएगी। इस चीज़ में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसको दूर करने के लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। तो देखो, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस लगाया, ई एस लगाया, देखो एस लगा हुआ है, एस लगा हुआ है। सिंगुलर जो वर्ड है ये सिंगुलर रहेगी, सिंगुलर जो वर्ड है वो भी एस से स्टार्ट हो रहा है, तो देखो एस या ई एस लग रहा है, एस तो यहाँ भी एस, ऐसे इसको लिंक बना लो, ठीक है। कि V1 में जब एस या ई एस लगेगा तो क्या बन जाएगी? सिंगुलर, एस मतलब सिंगुलर, ऐसे लिंक बना लो। और फर्स्ट फॉर्म यानी बेस या नेचुरल फॉर्म क्या होती है? हमारी प्लूरल। अब इसको बेस फॉर्म, नेचुरल फॉर्म क्यों बोलते हैं? और बाकी जो बच गया आपका सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, इनका नाम क्या होता है? ड्राइव्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ड्राइव्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ऐसा क्यों नाम है? देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लेता हूँ प्रैक्टिकली। मैंने एग्जाम्पल लिया प्ले, सिंपल सा वर्ड क्या लिया? प्ले, खेलना, ठीक है। प्ले क्या है? बेस फॉर्म, सबसे पहले प्ले बना, प्लूरल है वो तो, ठीक है। प्ले में लगा दिया आपने एस या ई एस, प्लेज कर दिया, तो क्या बन गई? सिंगुलर, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म क्या बनी? प्लेड, PLAYED, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? ED, तो सेकंड फॉर्म बन गई। थर्ड फॉर्म भी प्लेड होती है, ईड लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म बन गई। फर्स्ट फॉर्म में यानी ING लगा दिया, प्लेइंग, PLAYING, तो फोर्थ फॉर्म बन गई। फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है? फर्स्ट फॉर्म में आप अगर ING लगा दोगे,
फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर दोगे आप, ING, तो क्या बन जाएगी वो फोर्थ फॉर्म। और फर्स्ट फॉर्म में S या ES लगा दोगे तो क्या बन जाएगी वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। तो आपने देखा कि सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म सभी फर्स्ट फॉर्म से ही बनी है। सभी का आधार क्या है, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इसका नाम क्या है, बेस फॉर्म। ठीक है, इसी में एडिट कर करके, इसी में मॉडिफाई कर करके हमने सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म बना दी। तो ये सारी इससे ड्राइव हुई हैं, इसी से निकली हैं फर्स्ट फॉर्म से, इसलिए इनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म का नाम क्या पड़ गया, ड्राइव्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और प्राकृतिक रूप में बेस फॉर्म में क्या थी हमारी, V1 थी, इसलिए इसको V1 को ये नाम दिया गया। और ये क्या होती है आपकी, प्लूरल होती है। और SES लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, अब सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कब होता है ये मैं आपको अभी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊंगा, उसमें करवा दूंगा, आगे देखेंगे इसको। अब देखो 6 जो हमारा गोल्डन कंसेप्ट है, अगर सेंटेंस के अंदर इज, एम, आर, वाज और वर, आपने सीखा होगा इज एम आर कहाँ पे आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। वाज वर कहाँ पे आता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, सहायक क्रिया के तौर पे। लेकिन आपने देखा आई एम ए टीचर, एक मैंने ले लिया क्लोज, यू आर ए स्टूडेंट, माई फादर इज ए फार्मर, ये मैंने कुछ क्लोज ले लिए वाक्यांश। इनमें इज, एम, आर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये खुद ही क्या बन गई, मेन वर्ब। जैसे आई एम ए टीचर, तो एम यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे आर क्या है, मेन वर्ब, क्योंकि और कोई मेन वर्ब नहीं है साथ में। अगर और कोई मेन वर्ब साथ में नहीं होती तो इज, एम, आर, वॉज, वर क्या बन जाती है हमारी, मेन वर्ब। यही बात मैंने लिखी है, इज, एम, आर, वॉज, वर, क्या अगर और कोई वर्ब साथ में नहीं है तो क्या बन जाएगी, मेन वर्ब। अगर वो मेन वर्ब बन जाएंगी किसी क्लोज के अंदर तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, उस सेंटेंस में क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट। मैंने ये करवाया भी था जब मैंने आपको बताया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में, वहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया था कि राम इज ए डॉक्टर, तो राम इज ए डॉक्टर, राम तो सब्जेक्ट है, इज वहाँ पे मेन वर्ब है, ए डॉक्टर वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे ए डॉक्टर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यही बात मैंने लिखी है कि इज, एम, आर, वॉज और वर अगर मेन वर्ब बन जाएंगी सेंटेंस के अंदर, मुख्य क्रिया बन जाएंगी, तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा। उस क्लोज के अंदर, उस वाक्यांश में क्या नहीं होगा, वाक्यांश में तो ऑब्जेक्ट होता ही नहीं, तभी तो उसको क्लोज बोलते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका, प्रीवियस वीडियोज़ में मैं अच्छे से इसको समझा चुका। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं इनमें दोबारा से। ठीक है, तो ये हमारे कुछ गोल्डन कंसेप्ट थे, इनका बार बार यूज होगा। ठीक है, इनको आप बिल्कुल ध्यान से रखें, सब कुछ आपके याद होना चाहिए। इनको अच्छे से नोट्स बना लें अच्छे से, और उनको एक बार, दो बार, तीन बार अच्छे से रिवाइज कर लें। और डाउट हो तो कंसल्ट कर लें, कॉन्टेक्ट कर लें, चाहे मैसेज व्हाट्सएप के द्वारा या कॉलिंग के द्वारा। अभी हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। हेडिंग क्या डालोगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये जो 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने स्टार्टिंग में लिखे थे फर्स्ट वीडियो में, ठीक है, उनको हल्का फुल्का समझते हैं, ताकि जब उनको डिटेल में हम पढ़ेंगे ग्रामर के अंदर, वो पूरे अलग अलग टॉपिक हैं। नाउन एक अलग टॉपिक है ग्रामर में, प्रोनाउन एक अलग टॉपिक है, एडजेक्टिव का अलग टॉपिक है, तो वहाँ पर आपको अजीब नहीं लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा कोई चीज़। बेसिक से अगर आपको चीज़ें फैमिलियर लगेंगी, आपको लगेगी तो मैंने पहले पढ़ रखा है, सर ने अच्छे से बता रखा है ये चीज़ें। तो देखो पहले देखते हैं नाउन के बारे में, थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड करता हूँ मैं आपका कि नाउन क्या है, कैसे क्या बनता है। देखो, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। हिंदी में हम पढ़ते थे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए, वो संज्ञा कहलाता है। इंग्लिश में क्या बोलते थे, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस एंड थिंग, किसी व्यक्ति स्थान का नाम संज्ञा कहलाता है। देखो ये तो थी आधी अधूरी डेफिनेशन, क्योंकि स्कूल में इतना ही पढ़ाया जाता है, इतने से काम चल जाता है। वहाँ पे बस डिस्क्रिप्टिव होता है, चीज़ें लिखनी होती हैं, हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने अच्छे से रट्टा मार रखा है, चीज़ें कर पाओगे। लेकिन कंप्लीट कंसेप्ट जो है वो स्कूल में नहीं लिखा होता, बताया नहीं जाता, या टीचर्स को मालूम ना पता हो, ये भी हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, या टीचर को ये महसूस ही ना हुआ कि इनको ये बताने की जरूरत है, वैसे इतना सफिशिएंट है, आपको इतनी चीज़ बता दी, इसी से आपका काम चल जाता था, इसलिए भी नहीं बताया होगा, रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उनके अंदर आपको कुछ डिटेल में चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, सिर्फ हल्की फुल्की नॉलेज से काम नहीं चलेगी। ठीक है, तो नाउन सिर्फ यही नहीं है कि व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध कराए। नाउन के लिए एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, छोटी सी डेफिनेशन, लेकिन वो कंप्लीट अपने आप में। कैसे, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। इसी बात से पूरी बात होगी, कंप्लीट बात, कंसेप्ट हो गया इसके अंदर ही। नेम ऑफ एवरीथिंग एंड एनीथिंग, हर एक चीज़ या किसी भी चीज़ का नाम जो होता है वो क्या होता है, नाउन। जैसे ये क्या है, मार्कर,
ये नाउन हो गया। मेरा नाम क्या है, परवीन, मैं भी नाउन हो गया। ठीक है, ये मेरे सामने क्या है, कैमरा, ये भी नाउन है। ये क्या है, वाइट बोर्ड, ये भी नाउन है। ये क्या है, वॉच, ये भी नाउन है। ये क्या है, रिंग, ये भी नाउन है। ये हैंड, ये फिंगर, ठीक है, ये नोज, ये टीथ, लिप्स, ये सारे, यानी हमने हर चीज़ का नाम रख रखा है। तो इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में जिस भी चीज़ का आपने नाम रख दिया वो क्या बन जाएगा, आपका नाउन, वो संज्ञा बन जाएगा। इसीलिए जो भी आप चीज़ आप अपनी आंखों से देख पा रहे हो, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, वो हर एक चीज़ नाउन है। आप सामने देख रहे रोड के ऊपर एक व्हीकल जा रहा है, उसका नाम आपने रख दिया बस। दूसरा व्हीकल आया, उसका नाम रख दिया ट्रक। थर्ड व्हीकल आया, उसका नाम रख दिया मोटरसाइकिल। ठीक है, तो अलग अलग आपने नाम रख दिए, हर एक चीज़ का आपने नाम रख दिया। एक जगह जहाँ पे आप पढ़ने जाते थे पहले, स्कूल, अब जाते हो कॉलेज, एकेडमी, कोचिंग सेंटर, ये आपने नाम रख रखा है उन चीज़ों का, इसलिए क्या बन जाते हैं, वो नाउन। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड के मीनिंग ना पता हो, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में जो मैंने आपको लिखाया था स्पिक्स की टेबल, सफिक्स की टेबल लिखवाई थी, नाउन की पहचान। अगर वर्ड का मीनिंग ना पता हो आपको, तब आप पता कैसे करोगे कि नाउन है या नहीं, उसके लिए मैंने सफिक्स की टेबल लिखी थी। अगर किसी वर्ड के लास्ट में TION, SION, MENT, ER, OR, IST ऐसे करके मैंने 19 सफिक्स लिखे थे आपके लिए, जिसकी हेल्प से आप पता लगा पाओगे कि सामने लिखा वर्ड नाउन है या नहीं। और मैंने ये बताया था कि ये टेबल आपके लिए पेनेसिया होगी, रामबाण। ठीक है, इसका मैं यूज करूँगा पूरी ग्रामर और वोकेबलरी के अंदर। तो नाउन आपने सीख लिया। अब नाउन की टाइप्स होती हैं 5। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये आपने पढ़े होंगे। फिर इनकी और कैटेगरी बनाते हैं, तो नंबर के बेस पे बनाते हैं, तो काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिन नाउन की गिनती हो सकती है, जैसे 1 बॉय, 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, 1 स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट्स, इनकी गिनती हो सकती है, उनको बोलते हैं काउंटेबल। जिसकी गिनती ना हो पाए, जिसकी काउंटिंग ना हो पाए, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल। ठीक है, जैसे मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है, वो होते हैं अनकाउंटेबल। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन। इनको मैं डिटेल में बताऊंगा आपको नाउन के टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, बस हल्का फुल्का भी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। यह एग्जांपल मैं अगर दूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल का, जो अनकाउंटेबल होते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, एक वर्ड लिया नॉलेज। क्या वर्ड लिया, नॉलेज। सक्सेस, फेल्योर, ऑनेस्टी, लव, हेट, ये सारे वर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, तो अगर क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, आई हैव 2 नॉलेज, नॉलेज इज, ऐसे नहीं बोल सकता मैं, मेरे पास 2 ज्ञान, ऐसे नहीं बोल सकता। तो जो अनकाउंटेबल नाउन होगा, जो भी वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होगा, जो भी नाउन, उसके आगे अगर आप गिनती लिख दोगे 1 2 3 4 5, तो कोई सेंस नहीं बनेगी। काउंटेबल नाउन है, जैसे 1 बॉय, 2 बॉयज़, 2 लड़के, 5 लड़के, 10 लड़के, 10 आदमी, सेंस बन रही है, आप बोलते भी हो, ये काउंटेबल है, कॉमन नाउन है था ये, इसलिए जातीयवाचक संज्ञा था तो बन गया हमारा काउंटेबल। लेकिन 1 दूध, 2 दूध, 5 दूध ऐसे नहीं बोलते, 1 पानी, 5 पानी ऐसे नहीं बोलते। तो जो मटेरियल नाउन है, पदार्थवाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा क्या होता है आपका, अनकाउंटेबल। तो ये हल्का सा था नाउन के बारे में, डिटेल में सीखेंगे नाउन के टॉपिक में। ठीक है, सेकंड हम बात कर रहे हैं प्रोनाउन की। सेकंड बात किसकी कर रहे हैं हम, प्रोनाउन। तो देखो प्रोनाउन बना कैसे है, प्रो प्लस में नाउन। इस वर्ड को ध्यान से देखोगे तो कैसे बना, प्रो प्लस में नाउन। ठीक है, तो प्रो का मतलब क्या होता है, अहेड। अहेड मतलब आगे। तो मीनिंग क्या हुआ, सर्वनाम। हम क्या बोलते थे हिंदी में, जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पे आ जाएंगे, जो नाउन को रिप्लेस करके खुद आ जाएगा। ठीक है, जैसे राम इज ए बॉय, मैंने ऐसे बोल दिया। अब राम इज ए बॉय, फुल स्टॉप, आगे में बोलना हो तो क्या बोलना पड़ेगा, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो मैंने अब ही यूज किया, दोबारा राम यूज नहीं किया। तो नाउन की रिपीटेशन बचाने के लिए, नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े किसी पैसेज के अंदर, किसी पैराग्राफ के अंदर, वहाँ पे यूज किया गया प्रोनाउन, सर्वनाम। जैसे याद करो, हम पढ़ते थे द काऊ का ऐसे, गाय का ऐसे पढ़ते थे। तो पहले में हम पढ़ते थे द काऊ, उसके बाद आता था इट, इट हैज़ 4 लेग, इट हैज़ 2 आइज, इट हैज़ ए लॉन्ग टेल। ठीक है, ऐसे हम बोलते थे। तो इट वहाँ पे क्या आपका प्रोनाउन, उस काऊ के लिए आया। काऊ तो क्या है, हमारी नाउन है, कॉमन नाउन है, जातीयवाचक संज्ञा। इट वहाँ पे क्या आ गया, प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पे आता है, नाउन के लिए आता है जो। ठीक है,
और प्रोनाउन हमारे वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, डिटेल में प्रोनाउन टॉपिक में हम देख पाएंगे, लेकिन हल्का सा मैं बता रहा हूँ। इसमें हम 3 पर्सन पढ़ते हैं इसके अंदर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अभी देखा था सब्जेक्ट वर्ब जो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। आपको ये पता है कि सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन क्या बन पाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है। तो नाउन तो आपको पता लग जाएगा ये सिंगुलर है या प्लूरल, लेकिन प्रोनाउन भी सिंपल सा वैसे देख लो। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी, ठीक है। तो आई का तो अलग ही केस है, आई कभी सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी प्लूरल वर्ब लेता है। लेकिन वी क्या होता है आपका, प्लूरल। वी कैसे बनता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों से, तो वो क्या हो गया, बहुवचन। तो वी अगर आया है तो वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल, क्योंकि वी तो हमारा क्या सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। आई वाज, वाज सिंगुलर है तो आई आ गया। आई हैव प्लूरल है, तो आई तो अलग ही केस है। आई कभी तो सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे आई वाज में वाज सिंगुलर है। आई कभी प्लूरल वर्ब लेता है, आई हैव प्लूरल होता है। और आई के लिए कभी अलग ही एक हेल्पिंग वर्ब बना दिया, मेन वर्ब बना दी, एम, आई एम जो होता है वो बस आई के लिए जो होता है। तो आई तो एक अलग केस है, उसको हम अलग से मैंने बता भी दिया। सेकंड पर्सन क्या होता है हमारा, यू, वाई ओ यू। देखो यू में ये नहीं पता होता, क्लियर नहीं है कि एक आदमी के लिए यूज हुआ या एक से ज़्यादा के लिए, क्योंकि यू सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी है। यू एक वचन भी है और एक प्लूरल भी है। एक आदमी है उसके लिए भी हम यू बोल देंगे, और एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा आदमी है तो भी यू बोल देंगे। यू हमेशा ट्रीट होता है प्लूरल। यू सिंगुलर एक आदमी को भी बोल सकते हैं और जो एक से ज़्यादा लोगों के लिए बोल सकते हैं, कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन यू इंग्लिश ग्रामर के अंदर ट्रीट होता है प्लूरल। तो यू के साथ वर्ब आएगी, हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी यू के साथ, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड जो है हमारा, थर्ड ही सी इट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, ही सी इट। ये तो क्या है, सिंगुलर। ही क्या है, सिंगुलर, सी भी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है। मेल के लिए यानी पुरुष के लिए, मैन के लिए ही, गर्ल्स या वुमेन के लिए सी, नॉन लिविंग के लिए इट आता है, और भी इट के और चीज़ों के लिए आता है, आगे देख लेंगे। और एक यहाँ पे क्या है, दे, THEY, ये भी क्या है, थर्ड पर्सन है प्रोनाउन। दे क्या होता है, प्लूरल। दे आता है 2 या मोर देन 2 पर्सन्स के लिए, ठीक है। तो दे के साथ वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। ही सी इट के साथ वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर, क्योंकि ये क्या होते हैं, सिंगुलर एक वचन, तो वर्ब भी सिंगुलर। ये क्या है, प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। और जो नाम होता है किसी का भी नाम, नेम है तो नाउन है, किसी का भी नाम होगा, राम, श्याम, सीता, गीता, बबीता, परवीन, रविंदर, कुछ भी है, सोनू, मोनू, कोई भी नाम हो, तो ये नाम हमेशा क्या होगा, थर्ड पर्सन होता है वैसे तो, लेकिन नाम क्या होता है, हमेशा सिंगुलर, ठीक है। एक ही बंदे का नाम तो है एक, तो नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लेगा। लेकिन कोई भी नाम जो होता है वो भी क्या होता है, थर्ड पर्सन, प्रोनाउन नहीं है, वो नाउन है, ठीक है। तो ये था हल्का फुल्का प्रोनाउन के बारे में। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, कि एडजेक्टिव क्या होता है, फिर एडवर्ब देख लेते हैं जल्दी से। देखो थर्ड अब मैं बता रहा हूँ आपको, एडजेक्टिव। देखो इस वर्ड में डी क्या होता है, साइलेंट। एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे। एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। इसके नाम में देख लो, एडी मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है, ऐसे लिखा होता है किताब में, ठीक है। विशेषता से छोड़ो, जो संज्ञा और सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, तो गुड वर्ड किसके लिए आया, बॉय के लिए। भी लड़का कैसा है, अच्छा, तो गुड क्या है, वहाँ पर विशेषण, ठीक है। तो ऐसे हमारा एडजेक्टिव आता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है हमारा। डिटेल में आके देख लेंगे इसको। फिर है हमारा एडवर्ब, इसमें आर साइलेंट होता है। एडवर्ब जो होता है वो किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा आपको, वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा आपको या तो वर्ब के बारे में, इसके नाम में देख लो, एड प्लस में वर्ब, जो क्रिया के बारे में, नाम क्या है इसका, क्रिया विशेषण, जो क्रिया के बारे में क्या देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वो क्या कहलाएगा आपका एडवर्ब। या फिर सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव आ रखा होगा, कोई विशेषण आ रखा होगा, उसके बारे में अतिरिक्त सूचना दे देगा। या सेंटेंस में कोई एडवर्ब आ रखी होगी, दूसरी एडवर्ब आ रखी होगी, तो एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब के बारे में क्या दे देगी, अतिरिक्त सूचना। वैसे एडवर्ब एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे सकता है।
डिटेल में हम देखेंगे एडवर्ब को एडवर्ब के टॉपिक में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ वर्ब, ठीक है। आर इसमें से है साइलेंट, इसको वर्ब नहीं बोलेंगे वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब में मैंने बताया था सफिक्स की टेबल में लिखवा दिया था कि लास्ट में ए टी ई, आई एफ ई, आई एस सी, आई जेड डी, लास्ट में ई एन हो या शुरू में ई एन हो, वो वर्ब बन जाता है। तो आप उस वीडियो में देखना सफिक्स वाली टेबल में, स्टार्टिंग वाली वीडियो में। और जो भी वर्ब होगी उसका हिंदी मीनिंग जब बनाएंगे तो उसके लास्ट में क्या आता है, ना। जो भी क्रिया होगी जैसे खेलना, कूदना, रोना, धोना, सोना, सबके लास्ट में ना आएगा। जो भी क्रिया होगी, जो भी वर्ड वर्ब बनता है, उसका हिंदी मीनिंग जब बनाएंगे तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, हिंदी में ना, ठीक है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सिंगुलर प्लूरल होती है, ये हमने देख लिया पिछली क्लास में, अभी सॉरी इसी क्लास में। फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगा दोगे तो वो सिंगुलर बन जाती है। फर्स्ट फॉर्म को बेस या नेचुरल फॉर्म बोलते हैं। V2, V3, V4, V5 को ड्राइव्ड फॉर्म्स ऑफ वर्ब बोलते हैं। ये भी हमने सीख लिया इसके बारे में, तो ठीक है। सिक्स्थ क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, प्रीपोजिशन। और सेवंथ क्या है आपका, कंजक्शन। देखो एट्थ क्या है आपका, इंटरजेक्शन। और नाइन्थ क्या है आपका, डिटरमाइनर। इनको जान लेते हैं हल्का फुल्का, ठीक है। डिटेल में इनको आगे जब मैं टॉपिक करवाऊंगा उनमें बता दूंगा। देखो पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो चीज़ें बताती हैं विशेषता, दो चीज़ें बताती हैं अतिरिक्त सूचना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। कौन कौन सा, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये तो बताएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त सूचना। एडजेक्टिव तो बताएगा नाउन या प्रोनाउन के बारे में, अतिरिक्त सूचना देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। लेकिन एडवर्ब किसके बारे में देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में, ठीक है। लेकिन दो चीज़ें काम करती हैं लोग, चीज़ों को कनेक्ट करने का, कनेक्टर का काम करती हैं, जोड़ने का। कौन कौन सी, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। प्रीपोजिशन और कंजक्शन क्या करती हैं, आपस में चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। प्रीपोजिशन कैसे बना हुआ है, प्री प्लस में पोजिशन। इसकी पोजीशन किससे पहले होती है, इसकी पोजीशन होती है इसके ऑब्जेक्ट से पहले। जैसे सेंटेंस क्या लिया था मैंने, राम प्लेज क्रिकेट इन द स्टेडियम। तो इन किससे पहले आया, राम प्लेज क्रिकेट इन द स्टेडियम। आपको ध्यान होगा मैंने करवाया था ये। इन क्या है वहाँ पे प्रीपोजिशन, किससे पहले आया हुआ है, द स्टेडियम से पहले आया हुआ है। इनकी पोजीशन किससे पहले, प्री मतलब पहले, इनकी पोजीशन किससे पहले थी, द स्टेडियम से पहले थी। तो इनने क्या किया कि द स्टेडियम को, जो उसका ऑब्जेक्ट है द स्टेडियम क्या था वहाँ पे, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मैंने ये बताया भी है कि प्रीपोजिशन के बाद इनके बाद क्या, उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, अपने ऑब्जेक्ट को, मतलब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट को बाकी सेंटेंस से कनेक्ट करना, जोड़ना, वो क्या कहलाता है आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। कंजक्शन क्या होता है, देखो कंजक्शन कैसे बना है, कौन प्लस में जंक्शन। कौन का मतलब क्या होता है, टुगेदर। इंग्लिश के अंदर CON का मतलब क्या होता है, टुगेदर मतलब साथ। जंक्शन क्या होता है, जहाँ पे कोई भी दो चीज़ें आके मिल जाएं, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आके कनेक्ट हो जाएं, वो क्या बनता है, जंक्शन। जैसे आप देखते होगे रेवाड़ी जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, वहाँ पे कोई दो या दो से ज़्यादा रूट आपस में आके मिल के क्या बन गया, जंक्शन। तो कंजक्शन क्या करता है, कोई भी दो चीज़ों को, जैसे नाउन को नाउन से जोड़ दिया, राम एंड श्याम, आपने सुना होगा ऐसे, राम एक नाउन है, श्याम भी नाउन है, संज्ञा है, बीच में क्या आ गया, एंड वहाँ पे क्या है, कंजक्शन। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, सेंटेंस बोल रहा हूँ ध्यान सुनना, राम इज प्लेइंग क्रिकेट वाइल, जबकि श्याम इज रीडिंग ए बुक। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, वाइल जबकि श्याम इज रीडिंग ए बुक, श्याम एक बुक पढ़ रहा है। तो आपने देखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो एक पूरा सेंटेंस अलग है, एक वाक्य। श्याम इज रीडिंग ए बुक एक अलग सेंटेंस है, बीच में क्या आया, वाइल, WHILE। तो वाइल ने क्या किया, एक वाक्य जो राम इज प्लेइंग क्रिकेट था उसको और श्याम इज रीडिंग ए बुक उसको कनेक्ट कर दिया, आपस में जोड़ दिया, तो वो क्या हो गया, कंजक्शन। दोनों को साथ ले आया, कौन मतलब टुगेदर, राम इज प्लेइंग क्रिकेट और श्याम इज रीडिंग ए बुक, दोनों को एक साथ ले आया टुगेदर, और वहाँ पे उनको जंक्शन बना दिया, दोनों को वहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। तो प्रीपोजिशन और कंजक्शन काम करते हैं चीज़ों को कनेक्ट करने का, जोड़ने का, वो क्या है, प्रीपोजिशन। डिटेल में हम टॉपिक्स जब पढ़ेंगे इनको तो काफ़ी अच्छी डिटेल में इनको मैं कराऊंगा, डोंट वरी। अगर कम भी समझ में आए तो टेंशन मत लेना, इनको आगे मैं काफ़ी अच्छे से मैं इनको करवाऊंगा। इंटरजेक्शन क्या होता है, इंटरजेक्शन का बहुत कम रोल होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, बिल्कुल ना के बराबर, इसलिए काफ़ी बुक्स में इसके बारे में कुछ होता ही नहीं, ना एग्जाम में कभी आता। बस देख लो इंटरजेक्शन क्या होता है। आप जब नरेशन पढ़ोगे तो आप देखोगे खुशी के लिए एक वर्ड आया, जब हम वहाँ पढ़ेंगे हुर्रा, कोई अगर खुशी की बात है तो एक वर्ड आता है हुर्रा, दुख की कोई बात है तो लिखा आता है अलास,
किसी को शाबाशी देनी हो तो क्या होता है ब्रेवो, किसी को शाबाशी देनी हो तो क्या आता है ब्रेवो। तो आप देख रहे हो ये जो वर्ड है खुशी के लिए, दुख के लिए, ये शाबाशी देने के लिए वर्ड है ब्रेवो, इनके पीछे क्या लगा हुआ है एक्सक्लेमेटरी साइन, एक क्या लगा हुआ है यहाँ पे, इन सब के पीछे एक्सक्लेमेटरी साइन। ये जो वर्ड हैं हुर्रा, अलास, जिनके पीछे लगा होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, इनको बोलते हैं इंग्लिश ग्रामर में इंटरजेक्शन। ठीक है, तो इनका कुछ ज़्यादा रोल है ही नहीं, तो इनको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं इंटरजेक्शन को, बस पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन होता क्या है। अब लास्ट चीज़ है कि डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का मतलब क्या होता है, निर्धारण करने वाला, निर्धारित करने वाला, हिंदी में मीनिंग है इसका निर्धारित करने वाला, डिटरमाइनर। डिटरमाइन मतलब निर्धारित और ईआर मतलब करने वाला। ठीक है, तो डिटरमाइनर के बाद एक आपको ध्यान रखना है, डिटरमाइनर के दो पार्ट होते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो हमारा डिटरमाइनर है उसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट है आर्टिकल और एक पार्ट है इसका एडजेक्टिव, विशेषण। डिटरमाइनर के कितने होते हैं, दो पार्ट, आर्टिकल और एडजेक्टिव। डिटरमाइनर हमेशा आता है नाउन के लिए, आपको ये चीज़ गांठ बांध लेनी है कि डिटरमाइनर हमेशा नाउन के लिए आता है, यानी डिटरमाइनर के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। ठीक है, जैसे राम इज ए बॉय, बॉय क्या है, नाउन, ए किसके लिए आया, बॉय के लिए, ए आर्टिकल है, आर्टिकल क्या होता है, डिटरमाइनर, क्योंकि आर्टिकल और एडजेक्टिव इसी के पार्ट होते हैं, इसी के हिस्से होते हैं डिटरमाइनर के। तो इसलिए आप देखते हो कि आर्टिकल के बाद भी क्या आता है, नाउन, एडजेक्टिव के बाद, एडजेक्टिव भी किसके लिए आता है, आप देखते हो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है, तो डिटरमाइनर किसके लिए आएगा, नाउन के लिए। ठीक है, नाउन आएगा उसके बाद, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन। अगर फिलिंग द ब्लैंक के बाद नाउन है, जहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है, ए एन द या नो आर्टिकल जो भी आपको ऑप्शन आते हैं, तो अगर खालिस्तान के बाद नाउन है तभी वहाँ पे क्या आता है, कोई ना कोई आर्टिकल। अगर फिलिंग द ब्लैंक के बाद जहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है कोई नाउन नहीं है तो वहाँ पे आर्टिकल भी नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव भी किसके लिए आता है, नाउन के लिए। ठीक है, राम इज ए गुड बॉय, तो गुड भी किसके लिए है, बॉय के लिए, ए भी किसके लिए है, उस बॉय के लिए, राम इज ए गुड बॉय में, तो दोनों किसके लिए है, नाउन के लिए। आर्टिकल ए है वो भी नाउन, बॉय जो नाउन था उसके लिए, और बॉय जो नाउन था उसके लिए, गुड जो वर्ड था एडजेक्टिव वो भी इसके लिए। तो डिटरमाइनर हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए, निर्धारित करता है। जैसे देयर आर टू बॉयज़, वहाँ पे दो लड़के हैं, तो टू क्या है, मैं निर्धारित कर रहा हूँ कि दो लड़के हैं। राम इज ए बॉय, एक लड़का है वो मैंने निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो ऐसे हम निर्धारित करते हैं। देयर आर 5 बॉयज़, देयर आर 5 मैन, 5 आदमी हैं, मैंने निर्धारित कर दिया। तो मैन, बॉयज, ये सारे क्या है, नाउन, और ये जो 2 3 4 5 ये एडजेक्टिव होते हैं। जो गिनती होती है हमारी 1 2 3 4 5, ये क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या होता है, ये जो गिनती है 1 2 3 4 5 जो आप बोलते हो, ये क्या होता है, न्यूमरल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और पार्ट किसका, डिटरमाइनर का। तो आपने सीखा डिटरमाइनर के बारे में, और आगे इसका डिटेल में आगे देख लेंगे हम आने वाले टॉपिक्स के अंदर, आर्टिकल में, एडजेक्टिव में। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो बेझिझक इनको बहुत अच्छे से आपको सीखना है। कोई भी डाउट हो तो मेरे से कंसल्ट आपको ज़रूर करना है व्हाट्सअप के थ्रू। व्हाट्सअप से अगर सेटिस्फाई नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा, सेटिस्फाई का मतलब आपको कोई चीज़ व्हाट्सअप पे नहीं समझ में आ रही, तो आप मेरे से टाइम लेके आप कॉल भी कर सकते हो। आप टाइम ले सकते हो, सर आप किस टाइम फ्री होगे उस टाइम आप कॉल करके। ये नहीं कि मैं अगर मैं बिजी हूँ, मैं कोई क्लास ले रहा हूँ तो मैं फ़ोन अटेंड नहीं कर पाऊँगा, फिर आपको लगेगा कि सर ने तो कहा था किसी टाइम फ़ोन करो। तो आप अब मेरा टाइम लेके जब मैं फ्री हूँ पूछ सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज करके, उस टाइम अपना कॉलिंग से भी अपना डाउट ले सकते हैं। मैं आपको काफ़ी अच्छे से आपको चीज़ें समझाऊंगा। और सिर्फ बेसिक ऑफ इंग्लिश की नहीं, अगर किसी ने पहले कोचिंग ले रखी हो, कोई भी प्रैक्टिस ऐड कर रहा हो ग्रामर में, वो कैब में, कहीं पैसेज में, क्लोज टेस्ट में कहीं भी कोई दिक्कत आ जाए तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। आपका जो ड्रीम जॉब है, गवर्नमेंट जॉब आपको लेनी है, उसमें अगर मैं कुछ हेल्प कर पाया तो वो उसके लिए उससे मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो इंजीनियर पीडी क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम आपके ग्रुप्स में भेजिए, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। केडीसी ऐप को मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक, मैं आपके रिलेटिव्स तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक कम से कम पैसे में, कम से कम इन्वेस्टमेंट में, कम से कम नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर अच्छे से अच्छा मटेरियल, अच्छे से अच्छे कंसेप्ट फिजिक्स के, इंग्लिश के, मैथमेटिक्स के या बाकी सब्जेक्ट के भी चीज़ें मिल जाएं, ताकि वो लोग जो अकेडमी में नहीं आ पाते, फाइनेंशियल दिक्कत होती है, आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, उनकी हेल्प हो सके। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत लगती है डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम उसको इम्प्रूव करें नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। आपके कमेंट हमेशा हमारे लिए प्रेजेबल होंगे, हम उसको हमेशा सराहना करेंगे। ठीक है, और
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जुड़े रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।